नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लिख रहा हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 9.4 पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश इक्वल टू e⁻x sin x है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में करना क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले y डैश इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स दे रखा है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। तथा बिंदु दे रखे हैं, बिंदु क्या दे रखे हैं 0,0, यानी x, y की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू है यहाँ x बराबर के 0 दे रखा और y बराबर के 0 दे रखा। बिंदु जब भी दे रखे होंगे वहाँ पे x की वैल्यू होगी और दूसरी y की वैल्यू होगी। तो बस कुछ नहीं है, आपको क्या करना, y डैश का मतलब जानते ही हो, y डैश का मतलब होता है dy ओवर dx इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स। क्लियर है। dx को उधर पहुंचा दो तो dy इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो, ठीक है। dy क्या होता है, y होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, ये चलता ही रहेगा, ये कभी फिनिश नहीं होता है। इस इक्वेशन सेकंड मान लो, लेट आई बराबर के मान लो। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, ये चलता रहता है, कभी फिनिश नहीं होता। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, e⁻x का e⁻x, तो इसे आई मान लिया करो, ये कभी खत्म नहीं होगा। इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आप फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका तो हो जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, करोगे तो आई इक्वल टू पहले से कुछ नहीं कहना इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स अवकलन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻x का होता है e⁻x इंटू डी एक्स चल रहा है। तो और करोगे आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू e⁻x चल रहा है माइनस इसे फर्स्ट मानोगे और इसे सेकंड मानोगे। e⁻x को ज़्यादातर आपको सेकंड मानना, ठीक है। तो करोगे इसका, पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के साइन एक्स हो जाएगा, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x इंटू डी एक्स। तो ये देखिए आपको इक्वेशन सेकंड से e⁻x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स मिल गया ना, e⁻x साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, आई पुट कर दोगे, ठीक है। आई माना था, ठीक है, इसे सेकंड मान लेना, ठीक है। आई माना था, इसे थर्ड मान लो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे पुट कर दोगे और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू e⁻x माइनस e⁻x इंटू कॉस एक्स और प्लस माइनस माइनस, ये पूरी वैल्यू किसकी थी, आई की, ठीक है। आई लिख लेना बाई इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, माइनस का आई उधर किसका हो जाएगा, प्लस का। आई और आई कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे, इक्वल टू e⁻x कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। आई की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 उधर डिवाइड कर दिया, e⁻x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। तो आई की वैल्यू आ चुकी है इस वाले की, यानी इसका इंटीग्रेशन हो चुका है ये पूरा। और बाई इक्वेशन सेकेंड लिख लेना, बाई इक्वेशन सेकेंड। तो ये था इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला है, e⁻x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट संख्या सी ले लेना, ठीक है। इंटीग्रेट करते तो कांस्टेंट संख्या सी मान लेते हैं, प्लस सी। अब सी की वैल्यू चाहिए आपको, यानी एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, 0 और वाई की वैल्यू 0। तो इसे इक्वेशन क्या मानोगे, इक्वेशन फोर्थ मान लो इसे। एक्स बराबर के 0 और वाई बराबर के 0, पॉइंट दे रखे थे, बिंदु दे रखे थे 0,0 पर निकालोगे तो वाई की जगह 0 रखोगे, ई की पावर क्या रख दोगे 0 अपॉन 2 साइन 0 हो जाएगा माइनस कॉस 0 हो जाएगा प्लस सी। 2 उधर मल्टीप्लाई करने जाएगा 0 हो जाएगा, e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, याद रख लेना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेबल याद होनी चाहिए। और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1।
दो इधर भगाया, 0 हो गया। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की 0 माइनस कॉस 0 की 1 होती है। ठीक है, प्लस c चल रहा है। एक का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई -1 करोगे तो -1 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू -1 और प्लस c चल रहा है। माइनस का 1 है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। यदि c की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन 4 में पुट कर दो, बाई इक्वेशन 4 में पुट कर दोगे तो बाई बराबर के 2 को इधर भगा दोगे तो 2y हो जाएगा, e की पावर x साइन x माइनस के कॉस x प्लस c की वैल्यू कितनी आई है, 1 प्लस 1। यहाँ तक छोड़ दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, और प्लस का 1 उधर लेकर आ जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2y माइनस की 1 इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। आगे बहुत सॉल्व कर सकते हो, यहीं तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक छोड़ दोगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, समीकरण एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1, से गुजरने वाले वक्र ज्ञात कीजिए। बिंदु दे रखे, एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, वाई की वैल्यू -1 दे रखी है। तो यहाँ एक्स बराबर के 1 है और वाई बराबर कितना है, -1। ये तो लास्ट का काम है चेक करने का। तो सबसे पहले क्या करोगे, अलग अलग कर दो, वाई को वाई की साइड में पहुंचाओगे, एक्स को एक्स की साइड में। एक्स की साइड ये रही, उधर पहुंचाओ, और एक एक्स ये रहा, उधर डिवाइड कर देगा। तो बाई इंटू डी वाई यहीं छोड़ दोगे, बाई इंटू डी वाई, और डी वाई बाई यहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करने आ जाएगा। तो बाई प्लस के 2 हो जाएगा ये आपका। यहाँ तक क्लियर है। एक्स मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर डिवाइड करने चला जाएगा, और डी एक्स डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई कर देगा। इंटीग्रेटिंग कर दोगे बोथ साइड, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 जोड़ दो और 2 घटा दो, क्योंकि नीचे की वैल्यू कट जाएगी। इस वाले में बाई प्लस के 2 कर दो और माइनस के 2 कर दो। बाई प्लस 2 को इसके भी अपन में रख दो और इसके भी अपन में रख दो। बाई प्लस के 2, यहाँ पे भी बाई प्लस के 2 इंटू डी वाई चल रहा है। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा था, एक्स को इसके अपन में रखोगे तो 1 प्लस एक्स को इसके अपन में रखोगे तो 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार। अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई माइनस 2 को बाहर ले लोगे तो क्या रह जाएगा अंदर, डी वाई अपॉन बाई प्लस के 2। ठीक है, इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर निकाल लोगे तो एक्स को ऊपर ले जाओगे, इसकी पावर हो जाएगी माइनस की 1। ठीक है, या माइनस की 1 नहीं, अपन में एक्स ही रखो, डी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ए का क्या होगा, बाई के सापेक्ष वाई माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, ये वाला बाई के सापेक्ष चल रहा तो बाई प्लस 2। 1 का एक्स के सापेक्ष क्या होगा, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स। इतना क्लियर है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लॉग को लॉग की साइड में पहुंचाना है। ठीक है, लॉग को लॉग की साइड में पहुंचाना है, और एक्स को इधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का बाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग वाई प्लस के 2 कॉमन ले लोगे, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दोगे। बाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया था, अब लॉग का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, एम इंटू एन एक्स इंटू बाई प्लस के 2। इतना कर दोगे, प्लस कांस्टेंट नंबर सी तो रह ही जाता हमारा बार बार। अब क्या करोगे, सी की वैल्यू चाहिए, एक्स बराबर के कितना रखना है, 1 और बाई बराबर के -1, एक्स बराबर के 1 और बाई बराबर के -1 पर। तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखोगे, बाई की जगह -1 रखोगे, -1 माइनस एक्स से 1 रखोगे प्लस का इक्वल टू 2 लॉग। अब एक्स की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे एक्स की जगह आपको पुट करना है 1 ब्रैकेट में, बाई की जगह -1 प्लस 2 प्लस सी, कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए, इक्वल टू 2 लॉग 2 में से गया 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 प्लस सी। 2 से 2 की कहानी कितनी बार समाप्त हुई, 1 बार। ठीक है, सॉरी अभी कहानी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, माइनस के 2 है क्योंकि प्लस के सी बचा हुआ ना इधर। log 1 की वैल्यू कितनी होती है पता होना चाहिए, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, 0 रखोगे, 0 का मल्टीप्लाई से करोगे तो 0 रहेगा, -2 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी आएगी, -2,
इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, देन बाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 लॉग एक्स इंटू बाई प्लस के 2 और प्लस सी की जगह कितना रखोगे, माइनस के 2 रख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस के 2 कॉमन ले लो, चाहे यहीं तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। और आगे करना चाहते हो -2 इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 2, और ये 2 है, इनकी पावर बन जाएगा, तो लॉग इस पूरे का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे भी आ जाएगा और बाई प्लस 2 पे भी आ जाएगा ये स्क्वायर। यहाँ तक छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसकी लैंग्वेज को समझो। बिंदु दे रखा है 0,-2 से गुजरने वाले, यानी ये बिंदु दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये बिंदु दे रखा था ऐसे ये बिंदु दे रखे हैं। गुजरने वाले का मतलब ये बिंदु का काम करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, लिख लेना x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है। क्लियर है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, इसके साथ y का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नानुसार लिख देना, प्रश्नानुसार। ये प्रवणता जो है ना, y निर्देशांक के गुणनफल, यानी इसमें y का गुणा होगा, y इंटू dy/dx। गुणा करने के बाद किसके बराबर है, उस बिंदु के x अक्ष के बराबर, तो इक्वल टू x। और बिंदु दे रखा था आपको, यानी गुजरने वाला बिंदु 0,-2, गुजरने वाला बिंदु 0,-2। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, ये तो बाद का काम है। यहाँ से x की वैल्यू 0 निकाल लोगे और y की वैल्यू -2 निकाल लोगे। तो करो y इंटू dy इक्वल टू x इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, y का क्या होता है, y² इक्वल टू x का क्या होता है, x² प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 कॉमन लेना चाहोगे या डायरेक्ट, चलो इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ। बिंदु 0,-2 से होकर जाता है, यह है, लिख लेना, यह बिंदु 0,-2 से होकर जाता है, तब x बराबर कितना रखोगे 0 और y का बराबर कितना रखोगे -2। कोई पॉइंट किसी से होकर गुजर के जाता है तो x की वैल्यू ये आती है और y की वैल्यू ये सेकंड वाली आती है। तो y की जगह -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू c की जगह कितना रखोगे, x की जगह कितना रखोगे 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2 प्लस c। ये तो 0 हो गया, 2 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो y² अपॉन 2, ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, x² अपॉन 2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी आई है 2। कोई बात नहीं, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या दिखाई देगा, y² माइनस x² बट्टे 2 बराबर के 2 और 2 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा y² माइनस x² इक्वल टू 2 दूनी 4। यहाँ तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, एक वक्र यानी एक कर्व के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श यानी टेंजेंट की प्रवणता यानी स्लोप जो है, कैसे निकालोगे, स्पर्श बिंदु को बिंदु 4,-3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। मान लो रेखाखंड की प्रवणता क्या होती है, dy/dx, ठीक है। माना लाइन सेगमेंट, माना रेखाखंड की प्रवणता m1 मान लो प्रवणता, ठीक है, स्लोप बराबर के dy/dx। प्रवणता का मतलब dy/dx होता है, तथा बिंदु x, y, एक बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श बिंदु -4,-3 को मिलाने वाले, तथा बिंदु x, y तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श यानी टेंजेंट बिंदु क्या दे रखा है, -4,-3 की प्रवणता
कैसे निकालोगे? एक बिंदु दे रखा हो और एक स्पर्श बिंदु दे रखा हो, उसकी प्रवणता कैसे निकालोगे? x माइनस के x1, सॉरी y माइनस के y1, y माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है? माइनस ये आपकी x1 की वैल्यू होती है और ये y1 की वैल्यू होती है। y माइनस के y1 की वैल्यू कितनी? माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, अपॉन x माइनस के x1 की वैल्यू कितनी? -4, माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न ने क्या कहा है? रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है, को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है, यानी ये क्या है? डबल होगी। प्रश्नानुसार लिख देना, लैंग्वेज का फर्क है बस। dy/dx इक्वल टू डबल है इसका 2y+3 अपॉन, सॉरी यहाँ पे x था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, तो x+4 दे रखा है। क्या करोगे? यहाँ पे dx को उधर पहुँचाओगे, y+3 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो dy/y+3 हो जाएगा, इक्वल टू ऊपर 2 रह जाएगा, अपॉन में x+4 रह जाएगा और dx पहुँच जाएगा ऊपर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लोगे, 1/x। अब क्या करोगे? dy/dx का फॉर्मूला लगाओगे, तो 1/x क्या होता है? log x, यानी log y, y के साथ भी चल रहा है तो 2 इंटू ये क्या होगा? log x+4 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट संख्या c किस में लोगे? log में ले लेना, log c। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, हटा दे रहा हूँ, यहाँ पावर पे आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है। log m प्लस log n क्या होता है? log y+3 चल रहा है, इक्वल टू log m इंटू n होता है। ठीक है, x+4 का स्क्वायर इंटू c, log से log की कहानी फिनिश हो जाएगी, तो y+3 इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर इंटू c। जब ये है बिंदु कितने से होकर गुजरता है? ये -2,1 से होकर गुजरता है, -2,1 से होकर जाता है, तब इसे संतुष्ट अवश्य करेगा। यानी x की जगह, तब x की जगह क्या रखोगे? x की जगह रखोगे -2 और y की जगह कितना रखोगे? 1। क्लियर है? तो x की जगह -2 और y की जगह 1 इसमें पुट कर दोगे। इक्वेशन ऐसे मान लो फर्स्ट, तो y की जगह 1+3 हो जाएगा, इक्वल टू x जगह -2 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू c। 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू c। 4 से 4 कितने और कटा? एक बार, तो फाइनली c की वैल्यू 1 आ गई। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दोगे तो y+3 इक्वल टू x+4 का स्क्वायर इंटू 1 रखोगे ना, 1 रखोगे c की जगह, इसमें इंटू करोगे तो यही रहेगा। यहाँ तक छोड़ देना, होल स्क्वायर खोलना चाहें तो होल स्क्वायर खोल देना, और थोड़ी मेहनत हो जाएगी आपका। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन। गोलाकार गुब्बारा क्या होगा? स्फीयर यानी एक ठोस गोला। ठीक है, आयतन यानी वॉल्यूम, जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है। स्थिर गति से बदलकर, स्थिर गति क्या होती है? 0। ठीक है, से बदलकर यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई हो, रेडियस 3 इकाई है, और 3 सेकंड बाद टाइम, ये देखिए स्टार्टिंग में तो टाइम 0 होगा, अब रेडियस कितनी थी? 3, अब 3 सेकंड बाद यदि टाइम 3 सेकंड हो गया तो इसकी रेडियस क्या हो जाती है? 6 इकाई है। तो t सेकंड बाद इस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी t सेकंड बाद इस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे जानना चाहता है। तो सबसे पहले स्थिर गति से बदल जाता है। स्थिर गति का बदल जाने का मतलब होता है अवकलन करना। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। स्थिर गति से टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ बदलती है, कोई चीज़ बदलना, तो मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6 में सिखा चुका था, 6.1 में। 6.1 में इस तरीके से क्वेश्चन थे, उसी का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर आपका 19, माना, इसमें लिख दोगे माना आयतन के परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ वॉल्यूम, माना आयतन के परिवर्तन की दर
क्या मान लोगे, कुछ भी मान लो, कोई वैल्यू के फॉर कांस्टेंट मान लो। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, के इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आयतन किसका, गुब्बारे का। गुब्बारा क्या होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, तो गुब्बारे का आयतन क्या होता है, तो ये देखिए आयतन यानी बी, डी अपॉन डी। अब मैं रेडियस के अकॉर्डिंग मान ले रहा हूँ, इसमें रेडियस होती है तो डी आर मान ले रहा हूँ। लेकिन परिवर्तन की दर आ जाए ना, टाइम के अकॉर्डिंग लेना ही लेना है आपको। हम रेडियस के अकॉर्डिंग भी नहीं ले सकते, दर को हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं। किसका, वॉल्यूम का, इक्वल टू के। परिवर्तन की दर का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आयतन के परिवर्तन की दर होती है डी अपॉन डी टी इंटू वी। बी गुब्बारे का आयतन क्या होता है, गुब्बारे का आयतन आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, इक्वल टू के। अब टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करोगे, डी टी को उधर पहुंचा दो। ठीक है, तो ऐसा करो, अभी तो आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो ना, तो डिफ्रेंशिएशन कर लो। आपका 4/3 है, ये देखिए टी के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन आर है, आर के जैसे बाई होता था तो बाई का उसी हिसाब से कर देते, फिर लास्ट में एक्स के सापेक्ष कर देते। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यू का क्या हो जाएगा, आर की पावर एक कम कर देते हैं ना, अवकलन में क्या करते हैं, -1 करते हैं, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 आगे मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू आर की पावर कितनी बचेगी, 2। ठीक है, हम टी के सापेक्ष कर रहे थे इसलिए दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के का क्या होगा, आपका के का हो जाएगा के टी। ठीक है, के इंटू डी टी, के तो है, कोई टेंशन नहीं है, किसी कोई फर्क नहीं, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है, आपका टी के सापेक्ष हो रहा था, जैसे बाई होता था तो 3 आगे आ जाता था बाई स्क्वायर इंटू, फिर दोबारा से कर देते इसका, टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो इसीलिए डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, आप ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, यानी अलग अलग कर दो, डी टी को उधर पहुंचा दो, डी आर को इधर ही रहने दो। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड कर दोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर पे ले लोगे और यहाँ पे के इंटू डी टी पे ले लोगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन 3 इक्वल टू के का क्या हो जाएगा। ठीक है, के तो एक कांस्टेंट है, टी के साथ चल रहा है ना, के यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे के बाहर निकाल लोगे, इंटू डी टी का होगा टी प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी। ठीक है, इतना कर दोगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 3 डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, तो आपको हो जाएगा 4 पाई आर क्यू इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में लगा दोगे के टी प्लस के सी। क्लियर है यहाँ तक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। ठीक है, अब क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में ये देखो पॉइंट दे रखे थे, पॉइंट दे रखे थे, पॉइंट क्या थे आपके, पॉइंट था स्टार्टिंग में, यदि आरंभ में टाइम क्या होता है 0 और त्रिज्या कितनी थी 3 इकाई। नाव लिख देना, नाव टाइम जब 0 था तो टी और रेडियस आर फॉर रेडियस होती है त्रिज्या, यानी आर जो लिख रहा हूँ मैं, कितनी थी 3 इकाई, 3 यूनिट। तो इसमें पुट करोगे तो 4 पाई आर की जगह कितना रखोगे 3, 3 का क्यू कितना होता है 27 इक्वल टू 3, के की जगह कितना, आर टी की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस सी बचेगा, 3 से काटोगे 9 बार, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 पाई इक्वल टू सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब टी बराबर की 0 था, स्टार्टिंग में टाइम 0 होता, रेडियस कितनी थी 3, तो सी की वैल्यू आ गई। तथा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तथा जब फिर आगे टाइम देखो क्या हुआ था, आगे टाइम टी 3 सेकंड हो गया था और रेडियस कितनी हो गई थी 6 इकाई हो गई थी। तो यहाँ पे जब टाइम इक्वल टू 3 सेकंड और रेडियस कितनी 6 यूनिट, तो यहाँ पे पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4
पाई आर क्यू, आर की जगह कितना रखूंगा, आर की जगह 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख दूंगा, 6 6 36 गुणा यानी 6 गुणा 6 6 गुणा 6 लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 3 इंटू, अब टी की जगह क्या रखूंगा 3, क्या हो जाएगा 3t, और प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुका था मैं, सी की वैल्यू कितनी थी 36 पाई, 36 पाई। क्लियर है, इतना कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए, तो मैं टी की जगह 3 सेकंड रख रहा था ना, टी की जगह 3 सेकंड रखूंगा तो यहाँ पे 3 रख दिया था, और के रखेगा ना ये, तो के रहेगा, 3 से काट दूंगा मैं, 3 दूनी 6, फिर 3 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, 3 कॉमन लूँगा, फिर 3 से काट दूंगा इसे 2 बार, तो और काट ले रहा हूँ 4 पाई इक्वल टू 6 गुणा 2 लिख दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। 3 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो क्या बचेगा के प्लस 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पाई बचेगा। 3 से इसे काट लूँगा, ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है। 3 से काटूंगा तो कितना कटेगा 2 बार, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 को गुणा 4 से कर लो, 24 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो गया। ये यहाँ पे 96 पाई हो गया, 96 पाई। 12 पाई इधर किसको हो जाएंगे, माइनस के 12 पाई इक्वल टू के, तो के की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 96 पाई में से 12 पाई घटाओगे तो 84 पाई आ जाएगी, तो उधर लिख दे रहा हूँ मैं 84 पाई। तो आपके के की वैल्यू 84 पाई आ गई। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी, ठीक है, जिसमें सी थी हमारी, ये वाली 4 पाई आर क्यू और 3 के टी प्लस के सी, तो 4 पाई आर क्यू इक्वल टू, और क्या था, और था आपका 3 के टी प्लस सी। 3 के की वैल्यू कितनी है 84 पाई के टी इंटू टी प्लस सी था। सी की वैल्यू कितनी आई थी, सी की वैल्यू आपकी निकली थी 36 पाई, 36 पाई रख देंगे। आपको रेडियस चेंजिंग चाहिए ना, रेडियस चेंजिंग किसमें, टाइम में चाहिए, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा था टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे टी चाहिए, इसलिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई है, पाई निकालोगे, 4 से कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 भी कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो 4 पाई आर क्यू इक्वल टू 3 इंटू, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, 1 तो 4 और पाई कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सही रखी थी, ठीक है, ओके, ठीक है। 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पाई कॉमन ले लिया मैंने टी, ठीक है, और प्लस 4 से काटा, 4 नाम 9, पाई कॉमन ले चुका हूँ, 4 से 4 कट गया और पाई से पाई कट गया, 4 पाई इसीलिए मैंने कॉमन लिया था जैसे ये कट जाए, 3 का कोई काम नहीं, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो आर क्यू इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो टी इंटू 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, ये क्यू हटा दूंगा तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, तो आर बराबर के 63 प्लस 27 की पावर 1/3 आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी बैंक में मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल की वृद्धि R% वार्षिक दर से हो रही है, रेट दे रखी है R%, ठीक है। वृद्धि का मतलब मूलधन में वृद्धि हो रही है, तो डिफरेंशिएशन किस पे करना है, मूलधन पे, यानी प्रिंसिपल पे करना है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, 100 रुपये अभी डाले जाएं, 10 सालों में कितने मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे, तो आर का मान ज्ञात कीजिए, आर रेट कितनी है, और log 2 की वैल्यू इतने का यूज करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, मूलधन में वृद्धि, मूलधन यानी पी में वृद्धि, मूलधन में वृद्धि हमेशा आपकी रेट के अकॉर्डिंग हो जाती है, पी इंटू रेट परसेंट दे रखी है आपको, ठीक है। मूलधन में वृद्धि यानी ये आपको दे रखा है ना, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि R% वार्षिक दर से होती है, तो मूलधन में वृद्धि यानी P इंटू R% कर देते हैं। ये देखिए मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, R% के हिसाब से निकाल दोगे आप, ठीक है, इस तरीके से। मूलधन में वृद्धि का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होता है, वृद्धि या कमी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना होता है। और वृद्धि किसके हिसाब से करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, P इक्वल टू P इंटू R%, R% का मतलब बट्टे में 100 लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये देखिए डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, P की पावर 1 है ना, ठीक है।
अब ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो टी के सापेक्ष चल रहा है ना, जैसे बाई हुआ करता था, बाई का क्या रहता था, डी वाई ओवर डी एक्स ही रहता था, यानी डी पी ओवर डी टी रहेगा। जैसे बाई हुआ करता था, बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष, यहाँ पे जो अपॉन में होता है उसके सापेक्ष करते थे, तो यही रहता है डी वाई ओवर डी एक्स ही रहता है। ठीक है, तो इसका ये रहेगा इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100। अब पी को पी की साइड में ले जाऊंगा, डी टी का उधर पहुंचा दूंगा, तो हो जाएगा डी पी इक्वल टू आर अपॉन 100 और डी टी उधर चला जाएगा इंटू डी टी। इतना क्लियर है। अब क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लूंगा। यहाँ पे आर अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये देखिए इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर समाकलन करने पर डीपी का क्या होगा, अपॉन में पी चला जाएगा ना, यहाँ पे पी अपॉन में आ जाएगा, पी को पी की साइड में पहुंचाएंगे, डी टी उधर पहुंचेगा, 1 पी लॉग पी हो जाएगा, लॉग पी इक्वल टू आर अपॉन 100, डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, टी के सापेक्ष कर रहे थे, आर का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल यहाँ पे। इतना क्लियर है। अब एक चीज आपको लॉग का फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लॉग एम बराबर के एन हो तो एम बराबर के लॉग हटाते हैं तो ई की पावर जो बार बराबर की एन था ना, तो वो पावर में आ जाएगा ई की पावर में। ऐसे ही लॉग हटाओगे तो पी बराबर ई की पावर, ये पूरा फंक्शन ई की पावर पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका। और कांस्टेंट वैल्यू तो लिखना भूल ही गए, इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे कुछ ही मान लो, क्या मानना चाहोगे, चलो मैं सी मान ले रहा हूँ, सी। ठीक है, ये सब पावर पे आ जाएंगे, लॉग हटाऊंगा तो ये सब क्या बन जाएगा, आर टी अपॉन 100 प्लस के सी हो जाएगा, लिख देना सी बराबर की कांस्टेंट, सी बराबर की कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना कर दिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फर्स्ट मान लोगे। जब मान के चलो कोई बैंक में पैसा अभी जमा करा रहे हो, तो टाइम अभी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, टाइम 0। ठीक है, और कितने जमा कराए हैं इसमें, 100 रुपीज जमा कराए हैं, 100 रुपये। ठीक है, और 10 साल वादों के लिए भी करेंगे, यदि टाइम 10 साल करोगे तब कितना रुपये हो जाएगा, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, डबल हो रहे हैं ना, 200। तो पहले हम अभी की बात कर ले रहे हैं, जब अभी जा रहे हो बैंक में और आपका, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना जमा कर रहे हैं, 100 रुपये। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो 100 इक्वल टू ई इंटू टी की जगह 0 करोगे, ये सब 0 हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को सी मान लो, सेकंड मान लो। ठीक है, और जब आपका टाइम 10 साल हो गए, 10 ईयर्स हो गए, तो प्रिंसिपल कितना हो रहा था, डबल हो रहा था, इसका डबल कितना हो जाएगा, 200। इसमें भाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट में करना होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 इक्वल टू ई की पावर, अब टी की जगह 10 रखोगे, आर इंटू 10/100 प्लस सी, 0 से 0 कट जाएगा, आर अपॉन 10 हो जाएगा, 200 बराबर के ई की पावर आर अपॉन 10 प्लस सी। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए घाते कब जोड़ती हैं, गुणा में घाते जोड़ती हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 200 इक्वल टू ई की पावर आर अपॉन 10 इंटू ई की पावर सी, क्योंकि बेस सेम होता है तो घातों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। ई की पावर सी की वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ पे 100 पुट कर दोगे, 200 इक्वल टू ई की पावर आर बाई 10 इंटू 100, एक 0 से 0, एक 0 से एक 0, तो आपका क्या आ रहा है, 2 बराबर के ई की पावर आर अपॉन 100 है, आर अपॉन 10। क्लियर है, तो मैंने भी यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, ई की पावर जो भी हो बराबर के एम हो तो लॉग लगा दोगे, लॉग एम, और ई हट जाएगा, यानी ई को हटाना है तो यहाँ पे लॉग लगा दो और ये ई हट जाएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो लॉग लगा दोगे, यहाँ पे log 2 हो जाएगा, log 2 ई हट जाएगा तो आर अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
और log 2 की वैल्यू इक्वेशन में इस सवाल में दे रखी है, इसीलिए log 2 का काम आया है 0.6931। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है इक्वल टू R अपॉन 10। 10 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, यानी 6.931 इक्वल टू R। ये R की वैल्यू आ गई, उसे R की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो रेट किस में निकालते हैं, परसेंटेज में तो R बराबर के लिख दोगे 6.931 को हटा सकते हो, इतना परसेंट छोड़ दोगे, तो यहाँ तक लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 सेम है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, मूलधन की वृद्धि का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 21 ये देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, डी अपॉन डी टी। वृद्धि का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग किस पे, मूलधन पे वृद्धि करनी है। कितनी, 5%, 5% है मूलधन का, 5%, 5% किसका, मूलधन का, यानी पी का। तो करो इसे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे टी के सापेक्ष कर रहे हो तो जैसे यहाँ पे बाई होता था, डी वाई ओवर डी एक्स होता था, तो पी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 5%, यानी 5/100 इंटू पी। पी को उधर पहुंचा दो, डी टी को उधर पहुंचा दो, 5 से 1 बार कटेगा, 5 से 1/20 बार कटा। ठीक है, तो डी पी अपॉन पी आ जाएगा, और डी टी 1/20 बचा, और डी टी उधर चला जाएगा इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बहुत साइड लिख लोगे आप। 1/p का क्या होता है, लॉग पी होता है। 1/2 कॉन्स्टेंट, 1/20 कॉन्स्टेंट है। डी टी का क्या होगा, टी होगा, प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लॉग हटाओगे तो p बराबर के ये सब e की पावर बन जाएंगी, ये पूरी की पूरी, यानी t बन जाए t अपॉन 20 प्लस सी। क्लियर है, इक्वेशन इसे क्या मान लोगे आप, फर्स्ट मान लोगे। जब आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। अभी आप 1000 रुपये जमा कर रहे हो, यानी मूलधन कितना है, p आपका 1000 रुपये। अभी का मतलब होता है टाइम, अभी का मतलब 0 होता है टाइम। तो मूलधन कितना जमा कर रहे हो, 1000 रुपये जमा कर रहे हो। तो यहाँ पे इस वाले में आप वैल्यू में पुट करोगे, तब p की जगह क्या कर रहे हो, 1000 रुपये इक्वल टू e, और t की जगह 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं, e की पावर c बचेगी, e की पावर c। इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, तथा जब आपको 10 साल हो जाते हैं, 10 ईयर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे तो p बराबर की कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू जानना चाहता है कितनी हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, p बराबर के, p की वैल्यू जानना चाहता है तो p बराबर के e। टाइम कितना है, टाइम है 10 साल, 10 t की जगह 10 अपॉन 20 रखोगे, और प्लस c चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, 10 से काटोगे 0 से 0 1/2 आ जाएगा। p बराबर e पावर 1/2 और प्लस c, पावर जोड़ रही हूँ तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, e की पावर 1/2 इंटू e की पावर c, क्योंकि x की पावर मान के चलो 2 + 3 है, कब होती है x² इंटू x की पावर 3, तो x की पावर 5 हो जाती है ना, दोनों को जोड़ते हैं इस तरीके से। तो हम इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। आधे का मतलब क्या होता है, 0.5। 2 का जब भाग 1 में लगाओगे तो 0.5। p बराबर के e की पावर 0.5 इंटू e की पावर c की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1000। ठीक है, और e की पावर 0.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.648 मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से। पॉइंट हटाओगे, 3 0 नीचे बनेंगी, 1 2 3 नंबर से 3 पॉइंट से बन जाता है 1, 3 0 खत्म हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1648 रुपये। 1000 रुपये के 10 साल बाद कितने मिलेंगे, 1648 रुपये मिलेंगे। इतना प्रिंसिपल हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटों में इसकी जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो समानुपाती है, दर का मतलब क्या होता है, दर वृद्धि की दर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। तो माना लिख लो, माना जीवाणुओं की संख्या, फिलहाल बाई मान ले रहा हूँ, ठीक है, कितनी दे रखी थी, 1 लाख दे रखी थी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर, यानी इसकी वृद्धि की दर, वृद्धि का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करना, तो उनकी उपस्थित संख्या कितनी मानी है, 22 मानी है, कि समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल है। ये किसकी प्रोपोर्शनल है, खुद अपनी बाई की है। जो दर जो बढ़ रही है ये खुद की इसकी संख्या का प्रोपोर्शनल कहलाएगी। तो अब ये देखिए कैसे सॉल्व करोगे। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू मैं के मान ले रहा हूँ, बराबर का काम आ जाएगा, बराबर इक्वल टू बाई। याद रखने ना, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं, लिख देना के इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करोगे, dt को उधर पहुंचाओगे, y को उधर लेकर आओगे, तो dy अपॉन बाई हो जाएगा k इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दोगे, 1 अपॉन बाई लॉग y होता है, सभी को पता है। k इंटू टी का, डी टी का क्या होता है, t प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c मान लो। यहाँ पे इतना क्लियर है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब क्या करोगे, तो अब ये log y इक्वल टू के टी प्लस के सी आ गया, जब लिख लेना जब। अभी फिलहाल टी बराबर की 0 है, तो बैक्टीरिया कितने, 1 लाख हैं, 5 जीरो लगते हैं 1 लाख में। ठीक है, 5 जीरो, ठीक है। तो बाई की जगह कितना लिखोगे, 1 लाख, तो क्या हो जाएगा, log 1 लाख 5 जीरो लगा दोगे इक्वल टू, टी की जगह 0 रखोगे, 0 हो जाएगा, इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए बाई, अब ये देखिए बाई की जगह क्या है, अब यहाँ पे बाई की जगह, तो बाई की जगह ये देखिए, चलो इतना आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और लिखोगे जब टाइम 2 घंटा हो जाता है, 2 आवर्स हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, तो बाई यानी बैक्टीरिया कितना बढ़ जाता है, बैक्टीरिया बढ़ जाता है 1 लाख का 10% बढ़ जाता है। 10% कैसे बढ़ाओगे, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% मतलब होता है, 1 जीरो कम कर लेना, यानी 10,000। तो कितना हो जाएगा, 1,10,000। कैसे निकालोगे, 1 लाख है, 1 लाख का 10%, 10% बढ़ाने का मतलब ये है, 1 लाख तो प्लस 1 लाख का 10% कर दोगे, तो आप 10%, 100 में 10% का मतलब समझो 10/100 होता है। ठीक है, 100 में 10 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 110%, 110/100 हो जाएगा। तो आप 110/100 कर दोगे। 2 तरीके होते हैं, आप किसी को 1 लाख पे 10% बढ़ाना चाहते हो ना, 1 लाख तो है ही आपका, चलो इस तरीके से कर दे रहा हूँ, 1 लाख तो है ही है आपका, ठीक है, प्लस इसका 10% और बढ़ जाएगा, इसका 10%, 1 जीरो गई, 1 जीरो गई, कितने बचे, 10,000 बचे, 10,000 और 1 लाख कितने हो गए, 1,10,000 हो गए, तो बाई और ये कितना हो गया, 1,10,000, 1,10,000 हो गए। इतना क्लियर है। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, याद रख लेना बाई इक्वेशन फर्स्ट से, तो लॉग बाई की जगह कितना आ जाएगा, 1,10,000, 1,10,000 क्लियर है, इक्वल टू के इंटू टाइम कितना 2 रखोगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, ठीक है, जगह 2 रखोगे ना, 2 घंटा है, और प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू हमने निकाली थी लॉग 1 लाख, 1 2 3 4 5 क्लियर है। इसको उधर ले आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1 लाख इक्वल टू 2 के। ठीक है, अब क्या करोगे, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा दोगे, लॉग एम इंटू एन, लॉग 1,10,000 अपॉन ये कर दोगे 1 लाख, 1 2 3 4 5, 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, 11/10 बचेगा, बराबर के 2 के। यहाँ तक क्लियर है। तो इसे आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लॉग 11/10 बराबर के 2 के आ गया। ठीक है, 2 उधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, 1/2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/2 लॉग 11/10 जो कांस्टेंट बना था, के की वैल्यू आ गई आपकी फाइनली। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने घंटों में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी, जीवाणु की संख्या
2 लाख हो जाएगी, 2 लाख। तो यानी कितने घंटे में, टाइम पूछ रहा है, टी वर आवर के मान ले रहा हूँ, टी 1 घंटे में, टी वर आवर की टी माना था टी घंटे में, ठीक है टी 1, और बाई की जगह कितना लेना है, 2 लाख लेना है, ठीक है 2 लाख लेना है। तो इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे, फर्स्ट ये रहा लॉग बाई की जगह क्या लिख दोगे, 2 लाख, लॉग 2 लाख, 2 लाख हो जाएगा ये, इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो। के की वैल्यू कितनी आई थी, के की वैल्यू आई थी 1/2 लॉग 11/10, और प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस सी था ना, सी की वैल्यू हमने निकाली थी, सी की लॉग 1 लाख, ठीक है लॉग 1 लाख। ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो log m माइनस एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n 1 लाख इक्वल टू 1/2 log 11/10, ठीक है। तो और ये t चल रहा था आपका, k इंटू टी रह गया था, k इंटू टी। तो k की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी, k की वैल्यू तो पुट कर दी थी इंटू टी, यहाँ पे लिख दो। टी की जगह क्या मानना है, T1 मानना है, टाइम कितने घंटे में, यानी टाइम ही निकलवाना चाहता है वो। तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4 5, log 2 बचा, log 2, 2 उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 2 log 2 हो जाएगा, और ये क्या कर देगा उधर डिवाइड कर देगा, तो हो जाएगा 2 log 2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर देगा, और T1 के साथ ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, log 11/10 इक्वल टू T1। इतने घंटे बाद इतनी घंटा कितना आ गया, 2 log 2 अपॉन log 11/2, इतना घंटा आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू e⁴x प्लस y का व्यापक हल क्या है। तो व्यापक हल पूछ रहा है, सी में जानना चाहता है, तो क्या करोगे, dy/dx इक्वल टू e⁴x इंटू e⁴y प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को x की साइड में पहुंचाऊंगा और y को y की साइड में पहुंचाऊंगा, ऐसा कर सकते हैं। ऊपर ले जाओगे किसकी पावर हो जाएगी, माइनस की, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लो। e⁴x का क्या होता है, e⁴x माइनस y का द्वारा से करोगे तो माइनस बाहर निकाल दोगे, तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू e⁴x का e⁴x प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे माइनस y को t मान लेते थे तो y का dy हो जाता था, और माइनस dt, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस dt, यानी इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू सी। माइनस को उधर पहुंचा दूंगा, माइनस का हो जाएगा। तो e⁴x प्लस e⁴ किसके पास आ रहा है, e⁴x प्लस e⁴ यहाँ पे माइनस सी आ रहा है, माइनस सी तो नहीं आएगा, ठीक है। माइनस अपना तो माइनस सी आ रहा है, अपना माइनस सी आ रहा है, और उसका पॉजिटिव सी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। e⁴x e⁴y ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि e⁴ आ रहा है अपना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, e⁻−x तो आ ही नहीं सकता, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए क्या करना है हमें, ऐसी कंडीशन में आपका कुछ नहीं आ रहा ना, e⁴x प्लस e⁻−y किसके पास है, इसके पास तो है नहीं, इसके पास दोनों माइनस हैं, इसके पास x माइनस का, इसके पास है ना खाली, एक के पास e⁴x प्लस e⁻−y, तो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमारी कांस्टेंट वैल्यू माइनस सी निकली है, उससे कोई कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें मेन वैल्यू देखनी है। व्यापक हल का मतलब ये होता है e⁴x प्लस e⁻−y इक्वल टू सी कैसे ले रहा है, आपको कांस्टेंट वैल्यू के मान लोगे, क्या मान लोगे के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो e⁴x प्लस e⁻−y इक्वल टू माइनस के को आप सी लिख देना वेयर माइनस के इक्वल टू सी, कांस्टेंट की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू तो मिल रही है आपको, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।